सो माय डियर स्टूडेंट, एट फर्स्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए 11th बायोलॉजी के अंतर्गत एक जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन मतलब कोशिका का विभाजन। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि एक कोशिका जो कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, प्रत्येक जीव की जो सबसे छोटी इकाई, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई वो कोशिका होती है। उस कोशिका के विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी जीव जो है वो अमर नहीं है। किसी ने जन्म लिया है तो मृत्यु उसकी निश्चित है। यह अलग बात है कि वो प्राकृतिक और अप्राकृतिक हो सकती है। तो निश्चित रूप से जो सेल होते हैं, सेल का अपना एक जीवन काल होगा। वो जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु सत्य है। इसलिए क्या होता है कि इस पूरे प्रकृति को चलाने के लिए निश्चित रूप से अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करना होता है। तो अपने समान जीवों की उत्पत्ति करने के लिए सेल डिवीजन बहुत आवश्यक है। लेकिन सेल का जो डिवीजन होता है, यानी सेल का जब विभाजन होगा, उस विभाजन को समझने के लिए पहले हम चलेंगे उसके हिस्ट्री पर और ये देखेंगे कि सेल डिवीजन के बारे में प्रारंभिक दौर पर किसने बताया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि सेल डिवीजन की हम हिस्ट्री पे यदि हम चलते हैं तो सबसे पहले इस सेल डिवीजन को बताया था रुडोल्फ विर्चोव ने। लेकिन रुडोल्फ विर्चोव का इंपॉर्टेंस है जरूर, लेकिन उन्होंने एक बात बस कह दी थी कि एक जो नई कोशिका है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, लेकिन उस प्रोसेस को वो नहीं समझा पाए थे। तो हम देखेंगे हमारे हिस्ट्री में, सबसे पहले आप देखें इतिहास। रुडोल्फ विर्चोव, इन्होंने ये कहा था कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। अब आगे जब कहानी चली, इतिहास आगे बढ़ा, तब ये वाल्टर फ्लेमिंग, एक वैज्ञानिक हुए वाल्टर फ्लेमिंग। वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया? सैलोमेंडर पर ट्राई किया। किस पर? सैलोमेंडर में ट्राई किया और उन्होंने विभाजन का एक प्रकार समझाया जिसे इंग्लिश में माइटोसिस और हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं। और इसके लिए जो समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया और समसूत्री की जो इंग्लिश माइटोसिस शब्द है, उस शब्द को भी इन्होंने बताया, माइटोसिस शब्द। तो वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया? सैलोमेंडर पे यूज किया। उन्होंने क्या किया? समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया था पहली बार। और इसके लिए जो माइटोसिस शब्द है वो देने वाले भी कौन थे? वाल्टर फ्लेमिंग थे। फिर इतिहास के पन्नों में हम आगे चले और देखें कि स्ट्रॉसबर्गर एक शब्द है। स्ट्रॉसबर्गर ये एक बायोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने अर्धसूत्री विभाजन, जिसको इंग्लिश में मियोसिस कहा जाता है, ठीक है, उस अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया। और आप देख रहे होंगे कि यहां पीमेट लिखा है। पीमेट, ये पीमेट क्या है? वास्तव में जब हम डिवीजन पढ़ेंगे तो अंदर अलग अलग प्रवस्थाएं होंगी। पी एम ए टी से प्रोफेज, पी दैट मीन प्रोफेज, एम मेटाफेज, ए एनाफेज और टी टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन पे हम कंप्लीट चर्चा करेंगे जब हम सेपरेट डिवीजन के प्रकार में जाएंगे। चलिए, उसके बाद बात आती है फार्मर और मूरे। इसका इंपॉर्टेंस में देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस का जो डिटेल बताया है वो किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। लेकिन अर्धसूत्री के लिए इंग्लिश में जो एक शब्द है जिसका नाम है मियोसिस, उस मियोसिस शब्द का उपयोग स्ट्रॉसबर्गर ने नहीं किया था। ये कंफ्यूजन होता है कई बार। ध्यान रखना है कि फार्मर और मूरे ने इस मियोसिस शब्द का उपयोग किया। और अब हम चलते हैं, जो सेल डिवीजन है वो कितने प्रकार का होता है। सेल डिवीजन यहां 3 प्रकार के होंगे। एक है अमाइटोसिस, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो हम थोड़ा इसमें हिंदी में भी इस बात को हम बता दें। अमाइटोसिस की हिंदी होगी असूत्री
माइटोसिस की हिंदी है समसूत्री और मियोसिस की जो हिंदी है वो है अर्धसूत्री। ठीक। अब यहां पर देखना है कि सेल डिवीजन जो 3 टाइप के होते हैं, इन सेल डिवीजन में तीनों टाइप में क्या डिफरेंसेस हैं। हम एक बेहतरीन और बड़े लेक्चर के साथ में तीनों को हम अलग अलग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इन तीनों में एक माइनर सा जो एक मोटा मोटा नॉलेज है पहले वो हम दे दें, क्योंकि ये सेल डिवीजन का इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, इसमें आते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं अमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन। और इस असूत्री विभाजन में क्या होता है आप देखें, ये मान के चलें कि आपके पास में एक सेल है और सेल है और ये उसका सेंटर पॉइंट है, यानी ये उसका केंद्रक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि केंद्रक 2 भागों में बटेगा। मैं आपको बता दूं कि जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन 2 भागों में बटा होगा। पहले सेल के अंदर ये जो कंसेप्ट देख रहे हैं ना आप, ये केंद्रक, पहले ये केंद्रक 2 भागों में बटेगा और केंद्रक का 2 भाग में बटना, ध्यान रखना केंद्रक जो आया है उसकी जो शब्द है इंग्लिश वो कैरियन शब्द से आया हुआ है। केंद्रक जो आया है वो कैरियन शब्द से आया है। तो केंद्रक पहले बटेगा 2 भागों में, इसमें संकीर्णन आएगा। किस तरह से संकीर्णन आएगा देखिए, ये जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये मतलब ये जो केंद्रक है बीच में, इसे हम कहते हैं संकीर्णन और इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रिक्शन। ये कंस्ट्रिक्शन आया, संकीर्णन आया और बाद में ये टूटेगा। और जब ये टूट के अपने फॉर्म में आएगा तो कैसे टूटने वाला है ये, आइए हम, ये जब टूटेगा तो पहले इस तरह से सेल में ये केंद्रक 2 भागों में हो जाएगा और केंद्रक 2 भागों में होने के बाद ये जो सेल है, इस सेल में भी संकीर्णन आ जाएगा इस तरह से, और संकीर्णन आने के बाद ये भी फिर आगे चल के सेल जो है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा इस तरह से। इसे असूत्री विभाजन कहा गया। तो एक बात को समझना है कि केंद्रक जब 2 भागों में टूटता है तो केंद्रक का टूटना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। केंद्रक का टूटना कैरियोकाइनेसिस, ध्यान रखना है सबसे पहले, केंद्रक का विभाजन या टूटना ये कहलाता है कैरियोकाइनेसिस, ये कहलाता है कैरियोकाइनेसिस। जब ये केंद्रक टूट जाता है तो फिर ये जो कोशिका द्रव है वो 2 भागों में टूटेगा, यानी अब यहां टूटेगी सही मायने में। अब क्या होने वाला है, कोशिका द्रव का होगा विभाजन, और जब कोशिका द्रव का विभाजन होगा तो उस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम कहेंगे। तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है कि एक सेल में सबसे पहले केंद्रक टूटेगा, केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस, और फिर कोशिका द्रव अलग अलग बटेगा और उसका विभाजन कहलाता है साइटोकाइनेसिस। और ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो कहलाती है सेल डिवीजन। ये कंप्लीट प्रोसेस कहलाती है सेल डिवीजन। अब यहां समझना है कि हम अमाइटोसिस की बात कर रहे हैं, गुणसूत्रों की कोई चर्चा नहीं है यहां। देखिए केंद्रक का इलोंगेशन होता है, फर्स्ट पॉइंट देखें तो देखिए केंद्रक लंबाई में बढ़ा, कंस्ट्रिक्शन आया और टूट गया, फिर संकीर्णन होगा, संकीर्णन हुआ, डंबल आकार का आ गया, ये डंबल आकार बन गया। को अब क्या, कोशिका भी संकीर्णित होगी, कोशिका भी संकीर्णित हो गई, ठीक, और सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। और इसके एग्जाम्पल कौन है, ये पीपीएलओ, ठीक है, आप बहुत अच्छे से पता पीपीएलओ के बारे में, नीली हरी शैवाल, बैक्टीरिया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं,
जब वो सेल डिवीजन को पढ़ते हैं अपने 11th-12th लेवल पे, तो ये सोचते हैं कि सिलेक्टेड क्या है, आईएमपी क्या है। उस आधार पे वो सीधे समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन पे फोकस करते हैं। कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं यहां से, कई बार एग्जाम में आएगा निम्न में से किस में असूत्री विभाजन होता है, और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। आपने अपना कंसेप्ट लगाया, कौन सा कंसेप्ट लगाया, समसूत्री और अर्धसूत्री। असूत्री जब पता ही नहीं होगा तो आप एग्जाम्पल कैसे फाइंड आउट करोगे। इसलिए बहुत जरूरी है स्टूडेंट, ये एक बहुत बड़े धोखे, यानी कंपटीशन एग्जाम में एनसीईआरटी का कोई भी लाइन आपको नहीं छोड़ना। एनसीईआरटी बुक सब कुछ नहीं है, लेकिन उसका जो बेसिक फंडामेंटल दिया हुआ है कि जिससे पेपर आपका सिलेक्ट होता है वो जरूरी है। आप उसका उपयोग करें, उसके एडवांस जो बुक्स हैं मार्केट में आप उसका यूज करें, और साथ साथ अपने जो गाइडलाइनर होते हैं, टीचर्स हैं, उनके नॉलेज का भी उपयोग करना है। तो देखें यहां पे ध्यान रखना, एग्जाम्पल पीपीएलओ, नीली हरी शैवाल और बैक्टीरिया, इनमें जो विभाजन है वो असूत्री होता है। खास बात आप देख पा रहे हैं कि पी मैट के पास में क्रॉस कर दिया है मैंने, इसका मतलब जो असूत्री विभाजन होता है इसमें पुराना मैट, यानी कहने का मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी कोई भी प्रवस्थाएं नहीं होती है। तो ध्यान रखना है निम्न में से किसमें प्रवस्थाएं नहीं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तब आपको मालूम होना चाहिए कि टीलोफेज जो है, उस टीलोफेज सॉरी वो जो अमाइटोसिस है, मतलब असूत्री विभाजन, इसमें ये नहीं होता है, और इसे हम प्रत्यक्ष विभाजन के नाम से भी जानते हैं। बात ध्यान रखना, बड़े छोटे छोटे शब्द जो ना जाने आपको कहां ले डूबेंगे, इसलिए कोई शब्द आपका बाकी ना रहे, इसलिए ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में यह बात आपको खास समझनी है। इसके बाद बात आती है माइटोसिस की। माइटोसिस की जो हिंदी है वो है समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन क्यों कहा गया, इस बात को हम थोड़ा सा समझेंगे। समसूत्री विभाजन की जब बात आई तो उस बात के लिए आप जानते हैं कि समसूत्री विभाजन की जब बात आई थी वो किसने ले आया था, वाल्टर फ्लेमिंग ने। वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री विभाजन का कंसेप्ट 1882 में दिया, और प्रत्यक्ष विभाजन कहलाता है। यह प्रत्यक्ष विभाजन क्यों कहलाता है, क्योंकि जो पी मैट है, ये प्रवस्थाएं जो कि असूत्री में नहीं होती थी वो इनमें होती है, और जिनमें ये प्रावस्थाएं होती हैं हम उनसे अप्रत्यक्ष विभाजन कहते हैं। अब चाहे समसूत्री हो चाहे फिर आगे अर्धसूत्री हो, दोनों ही अप्रत्यक्ष विभाजन है, ये ध्यान रखना। सॉरी प्रत्यक्ष, ये गलत लिखा है मैंने, यहां अप्रत्यक्ष आएगा, सॉरी यहां पे ध्यान देंगे, अप्रत्यक्ष विभाजन होगा ये, ठीक है। चलो पी मैट में राइट है, मतलब ये प्रवस्थाएं इसमें होती हैं। सेल साइकिल जो, अब ये बात समझना है देखिए, यहां पर एक जो कोशिका जो है, इस कोशिका विभाजन जो है एक कंप्लीट चक्र के रूप में होगा, और उस चक्र को हम कहते हैं कोशिका चक्र या सेल साइकिल कहते हैं। और निश्चित रूप से अगर ये चक्र है तो निश्चित समय लगता होगा, और उस समय को हम क्या कहेंगे, उस समय को सेल साइकिल में लगने वाला जो समय होगा वो कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 से 20 घंटे होते हैं। अलग अलग जीवों में चेंजेस है, तो अलग अलग औसत माने तो 10 से 20 घंटे एक कंप्लीट चक्र में लगते हैं कोशिका विभाजन के। लेकिन कोशिका विभाजन में ज्यादा समय किसमें लगेगा, क्योंकि दो बातें होती हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो स्टूडेंट्स आप ये बात जानते हैं कि एक फैमिली में मान के चले किसी की मैरिज हुई, बहू आई, बहू आने के बाद उस फैमिली में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। कुछ गलतियां सास की हो सकती हैं, कुछ गलतियां बहू की हो सकती हैं, कुछ बेटे की हो सकती हैं, कुछ और सदस्य की हो सकती है। कई बार वो एक फैमिली होती है, लेकिन जब कभी गलतफहमियां पैदा होती हैं तो बहू ने अपने पति को कुछ बताया, मां ने कुछ बताया, ऐसा छोटी छोटी बातों से जन्म लेते हैं छोटे छोटे
समस्याएं, और ऐसी छोटी छोटी समस्या जुड़ के पहले 5 से 6 महीने में एक दूसरे के प्रति क्या करती हैं, कलह उत्पन्न कर देती हैं। तो इसमें टाइम लगता है, 5 से 6 महीने टाइम लग जाते हैं, साल भर भी लग सकता है। तो इसमें कलह उत्पन्न होने में समय लगता है। लेकिन जिस दिन किसी बड़े ने या किसी और ने ऊंच नीच में बहुत ज्यादा बोल दिया, कुछ गलत तरीके से बोल दिया, तो उस परिवार का डिवीजन होने में बहुत ही कम समय लगता है। गुस्से में तुरंत में डिवीजन हो जाती है। बात समझते हैं? तो एक फैमिली के टूटने में क्या होता है, अंदर जो कलह मचती उसमें टाइम लगता है। कहने का मतलब है केंद्रक जो होता है, केंद्रक को टूटने में ज्यादा समय लगेगा, केंद्रक के विभाजन में ज्यादा समय लगता है, यानी कैरियोकाइनेसिस में ज्यादा समय और फिर सेल डिवीजन में कम समय, 10% मान के चलिए। अब बात समझना है यहां, तो सेल डिवीजन को पहले हमने 2 पार्ट में बांटा है कि मोस्टली टाइम इंटरफेज में लगेगा और बाकी बहुत कम समय लगेगा डिवीजन फेज में। यानी जब हम आपको एक डेवलप लेकर चलेंगे, यहां ये एक साइकिल है, इस साइकिल का मुश्किल से इतना सा जो पार्ट है, ये पार्ट, ये होगा डिवीजन फेज, और बाकी आप देखेंगे यहां से लेके यहां तक जो मोस्टली है, ये वाला पूरा का पूरा कहलाएगा इंटरफेज। और जब हम समसूत्री का सेपरेट लेक्चर लेके चलेंगे तो इसके अंदर के सारे पॉइंट्स को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो इसमें समसूत्री में होना क्या है, आप देखें, यहां आपके पास ये सेल है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, एक से कन्वर्ट हुआ कितने में, 2 में। एक सेल का डिवीजन हुआ 2 सेल में, तो यहां पर गुणसूत्र जो है वो 2n है, तो इन पे भी गुणसूत्र कितने होंगे, 2n होंगे। यानी जो मदर सेल है और ये डॉटर सेल है, मदर सेल में भी गुणसूत्र 2n है और डॉटर सेल में भी गुणसूत्र 2n है। इसका मतलब ये समान है, इसलिए हम कहते हैं इसे समसूत्री विभाजन। और गुणसूत्र में जीन्स की क्या होती है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्यों हो रही है, आप इस बात को देख पाए। और ये बात हमेशा समझना, आपके बॉडी के अंदर में जो ऊतक ग्रोथ करना चाहते हैं, जनन जो ऊतक है वो अलग है बेटा, जर्मिनल टिश्यूज अलग होते हैं। जर्मिनल टिश्यूज के सेल्स में जब डिवीजन होता है वो ये समसूत्री नहीं होता है, माइटोसिस नहीं होता है, वहां पर होता है मियोसिस यानी अर्धसूत्री। लेकिन जितने ग्रोथ करने वाले टिश्यूज होंगे उनके सेल्स में जब डिवीजन होता है वो डिवीजन होता है समसूत्री, मोस्टली समसूत्री होता, मोस्टली होता ही है उसमें, ठीक है। तब हम चलेंगे डेवलप लेके, तो समसूत्री में क्या होता है, एक मदर सेल के पास गुणसूत्र 2n है, वो 2 डॉटर सेल में जब विभाजित होती है तो उसके गुणसूत्र भी 2n ही होते हैं। ये अप्रत्यक्ष विभाजन कहलाता है, ठीक है। माइटोसिस के बारे में बताया था वाल्टर फ्लेमिंग ने, किसमें प्रयोग किया था, सैलोमेंडर में। इसमें इसे सेल साइकिल होता है 10 से 20 घंटे का, इसके 2 फेज होंगे, इंटर फेज और डिवीजन फेज। मोस्टली टाइम इंटरफेज में लगता है, डिवीजन फेज में टाइम बहुत कम लगेगा, ठीक है। और इसमें प्रावस्थाएं पाई जाएंगी, और साथ ही साथ यहां पर गुणसूत्र का क्या होगा, रेप्लिकेशन यानी कि पुनरावृत्ति होती है। ये पुनरावृत्ति होती तभी तो इससे डबल बना ना। अब कैसे पुनरावृत्ति होती हम ये देखेंगे जब समसूत्री विभाजन का डेवलप फॉर्म देखेंगे। अब ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है। अब बात आती है आपके पास में अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन किसने बताया और किसने इस शब्द को दिया, ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल नहीं रखेंगे, आपके नोट्स में क्लियर है। स्ट्रॉसबर्गर ने अर्धसूत्री विभाजन का कंसेप्ट दिया था, लेकिन उस शब्द को, मियोसिस शब्द को दिया था फॉर्मर और मूरे ने। अर्धसूत्री विभाजन भी अप्रत्यक्ष विभाजन ही है, इसमें भी पीमेट होगा, इसमें भी सेल साइकिल होंगे, लेकिन यहां मियोसिस में जो डिफरेंसेस आएंगे वो डिफरेंसेस मैं आपको बताना चाहूंगा। देखें, इसमें ये एक सेल है, इसमें गुणसूत्र 2n है, ये जब अपने 2 सेल में डिवाइड होता है तो ये गुणसूत्र आधे हो जाएंगे, आधा आधा बढ़ जाएगा। ये कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन, इंग्लिश में कहा जाता है मियोसिस।
लेकिन ये इतना जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट। ये प्रोसेस यहां समाप्त नहीं होती है, यहां पर फिर से इनके बीच में ये जो है ये समसूत्री, जी हां समसूत्री विभाजन करते हैं, और जब समसूत्री करेंगे तो ये n है तो यहां आधा नहीं होगा, ये भी n ही होगा, यहां n। इस प्रकार से यहां से ये जो प्रोसेस जो है वो कहलाती है मियोसिस सेकेंड, और ये मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड मिलकर के एक साथ कहलाती है मियोसिस। यहां पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, 1 से 2 नहीं बल्कि 1 से 2 होने के बाद 2 से 4, यानी डायरेक्ट हम कह सकते हैं 1 से 4। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां गुणसूत्र 2n है, आप इसको डिप्लॉयड कहोगे, ये डिप्लॉयड है, जबकि यहां गुणसूत्र कम हो चुके हैं, इसको हैप्लॉयड कहेंगे। ये जो है सारे ये क्या है, हैप्लॉयड है, जबकि ये डिप्लॉयड है, द्विसूत्री है एक। ठीक है, तो ये होगा हमारा क्या, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन ये सिंपल इंट्रोडक्शन लेक्चर है, नॉर्मल जीके के काम में भी आ सकता है, लेकिन अब हमारा इसके बाद जो लेक्चर अगला होगा वो काफी डेवलप होगा और वो नीट लेवल से होगा, और इसमें हम जो डिटेल देखेंगे, एक माइटोसिस सेपरेट लेक्चर, मियोसिस सेपरेट लेक्चर। तो उम्मीद करता हूं कि इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी और आप इसे बहुत बढ़िया तरीके से वॉच करें और नोट्स जरूर लें। इसके साथ ही मैं आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में माइटोसिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।